चलो टॉपिक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखो बात को समझना। कोई दो चार्ज जो इक्वल मैग्नीट्यूड हो लेकिन अपोजिट पोलरिटी वाले हो, -q प्लस q, और दोनों चार्ज एक दूसरे के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस के ऊपर या बिल्कुल माइन्यूट डिस्टेंस के ऊपर मतलब प्लेस्ड हो, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्ज होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट पोलरिटी, और दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत माइन्यूट डिस्टेंस के ऊपर हो, बहुत ही कम डिस्टेंस के ऊपर हो, एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है ना? तो जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है ना? सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट पोलरिटी। अगर मान लीजिएगा, देखिए डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कहते हैं कि -1 कूलम चार्ज इधर है, +1 कूलम चार्ज इधर है, ठीक है ना, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर, तो क्या वो डाइपोल है क्या? तो वो नहीं है डाइपोल। डाइपोल के लिए दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर उसका एग्जाम्पल भी देखें, एग्जाम्पल तो जैसे HCl मॉलिक्यूल हो सकता है, NaCl हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? देखिए H+ और Cl-, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज हो गया प्लस का ई, इस पे चार्ज हो गया माइनस का ई, और दोनों चार्ज के बीच में जो बॉन्ड होता है या बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम होती है। ठीक है, NaCl में भी इसी तरह से मान लीजिएगा मॉलिक्यूल Na+ Cl-, जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो Na+ में तो यहाँ पे चार्ज प्लस ई, यहाँ पे चार्ज माइनस ई। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ रही मेरी बात? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो क्या होता है? बात को समझो। जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्ज और दोनों अपोजिट पोलरिटी चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है d, इसके मल्टीप्लीकेशन को क्या कहेंगे? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा -q से +q की ओर होगी। डायरेक्शन ऑफ P हमेशा किधर होगी? -q टू +q। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या? मैग्नीट्यूड क्या इसका? वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई है ये। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट कूलम, इसकी मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। अलग अलग से थोड़ा सा लिखना, C और M। ठीक है, ऐसा नहीं लग जाएगी सेंटीमीटर है। ठीक है ना? अच्छा, और ऐसा यूनिट ये हो गई। और इसकी अगर ये बात कहें तो देखो डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? देखो डायमेंशन चार्ज की 8t और मीटर हो गई N, तो क्या हो गई? ये M0 L1 T1 A1 ये हो गई। ठीक है ना? अब देखो एक बात और सुनो, इसके अंदर एक चीज की प्रैक्टिकल यूनिट होती है डिबाई, इसमें भी ध्यान रखना। प्रैक्टिकल जो यूनिट होती है वो होती है आपकी डिबाई। ठीक है ना? और एक डिबाई, 1 डिबाई, डिबाई मतलब डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डिबाई के मतलब 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। ये होता है 1 डिबाई इक्वल टू 1d या 1 डिबाई इक्वल टू। ठीक है ना? क्लियर यहां तक? 1 डिबाई बराबर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा। ठीक, कुछ जगह देखिएगा दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, कुछ बुक्स में जो 2a दे रखी होती है, ज्यादातर बुक्स में। ठीक है ना? तो वहां पे क्या की, जब मैंने तो d ले रखी है, वहां पे क्या की, जब जैसे ये डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर दे रखी है तो 2a बराबर वो देना होता है।
तो वहां पे क्या ऐसे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या ले ली, डी। ठीक है, वो एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, रब कर दूं यहां तक। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डी। डी दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो अब क्यू HCl है, HCl माइनस प्लस, मतलब यहां पे चार्ज क्या हो गया, माइनस ई, यहाँ पे चार्ज हो गया प्लस ई, और ई मतलब कितना हो गया 1.6, तो क्यू की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ई मतलब 1.6 10⁻⁻19 कूलम। हमेशा पॉजिटिव वाला ही रखना है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, डी तो बॉन्ड लेंथ होगी कितनी होगी 1.2 एंगस्ट्रोम, या 1.2 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें रख ली, तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डी, तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1.2 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये हो गई 10⁻⁻29, और ये कितना हो गया 32 2 3 19 1.92 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर, ये आ गया डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा कई बार में मान लो ये पूछ ले कि डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो डिबाई में, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब डिबाई में कैलकुलेट करना आपको, डेस 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 कितना डिबाई, ये भी हालांकि आंसर आ गया हमारे पास ऐसे ही यूनिट में। ठीक है, डिबाई में भी अगर पूछ ले। ठीक है, तो अब आप देखो कि 1 डिबाई, ठीक है मैं आपको बता दी कि 1 डिबाई बराबर कितना होता है 3.3 इंटू 10⁻, देखिएगा 1 डिबाई जो होता है वो 3.3 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, अगर ये वैल्यू आ जाए तो हम उसको 1 डिबाई लिख देंगे, आपके पास ये वैल्यू है नहीं, क्या करो तो इस वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कूलम इंटू मीटर तो है ना, वो नहीं है सिर्फ, तो आप इसको इस तरह से लिखो, देखो कि P इक्वल टू 1.92 10⁻⁻29, यहां तक तो है, इंटू 3.3 10⁻⁻30 अपॉन 3.3 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर, वो की वो चीज लिख दी। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान से, तो ये वाली चीज क्या हो गई, देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब ये आप देखो ये चीज क्या हो गई, देखो डिवाइड। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख दिया, देखो 1.92 अपॉन 3.3 अपॉन 3.3 तो 10⁻⁻29, और ये हो गया 10⁻30 ऊपर, तो 10⁻1। ठीक है, इतना, और इसको क्या लिख दिया इंटू 1 डिवाइड 1 डिवाइड। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, देखिए आपके पास 19.2 अपॉन 3.3 डिवाइड। अब आप इसको सोल्व कर लेना डिवाइड करके, जो भी वैल्यू आ रही है 3 से कट जाएगा ये। ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए आप इतना पहले तो। ठीक है, एक दो कुछ न्यूमेरिकल्स और भी करते हैं। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। चलो देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये कोई सिस्टम बना रखा है और पूछा है इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डायग्राम। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस का 2q चार्ज है, तो -2q चार्ज को इस तरह से लिखता हूं कि मैं कि -q चार्ज भी यहीं पर है, दूसरा वाला -q चार्ज भी यहीं पर है। ठीक है ना, अब -q प्लस q, तो ये बन गया डाइपोल, यहाँ पे -q प्लस q, ये भी बन गया एक डाइपोल। ठीक है, तो मान लीजिए इसका डाइपोल मोमेंट है P1, इसका डाइपोल मोमेंट है P2। ठीक है ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया P1, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया P2। तो आप बताएंगे क्या P1 की वैल्यू क्या हो गई, तो P1 बराबर क्या हो गया Q इंटू डी।
क्यू, और डी मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है ए, क्यू इंटू ए। सेकेंड P2 बराबर क्या हो गया, वो भी चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस, चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेना, मैग्नीट्यूड लिखना है पर, ठीक है, क्यू और दोनों के बीच की डिस्टेंस ए, ठीक है। तो रिजल्टेंट या टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट पी नेट, क्या कहूं, P1 प्लस P2 कर दूं क्या, P1 प्लस P2 कर सकते हैं क्या, गलत, वेक्टर क्वांटिटी है, जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी वो डरावना सा फॉर्मूला लगेगा, स्केलर क्वांटिटी होती है डायरेक्ट ऐड हो जाता है, आगे बात करेंगे फ्लक्स की, पोटेंशियल की, उनकी, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे P1 की डायरेक्शन कौन सी हो गई, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ये हो गई इधर P1, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये हो गई इसकी डायरेक्शन, ये हो गया P2, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो क्या होगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर टू P1 P2 और कोस दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री का स्क्वायर रूट, दोनों की जगह P मान लो, या फिर या तो वो इतने ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, डायरेक्ट क्यू ए रखना है, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 क्यू इंटू ए कोस 60 1/2, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी क्या बन गया, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √3 क्यू इंटू ए कूलम इंटू मीटर, ये आंसर आ गया आपके पास, क्लियर यहां तक, ठीक है। फटाफट इसको लिख लीजिएगा, देखें, ठीक है, क्योंकि अब बात करते हैं फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डाइपोल की। हाँ अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि आइडियल डाइपोल क्या होता है, ठीक है ना। आइडियल डाइपोल क्या है, बात को समझना थोड़ा सा, आइडियल डाइपोल या आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वैसे तो अपन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो डिफाइन करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि अपोजिट पोलरिटी के दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो, तो जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हो गया कि कोई ऐसा डाइपोल जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम, कितनी, 0, आइडियल कंडीशन कि जब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाए, 0, लेकिन तथा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टेंड्स टू हो जाए इंफिनिटी। देखो एक बात को समझो, देखिएगा अगर डिस्टेंस 0 हो गई, टेंड्स टू 0 मतलब बराबर 0 ही कहो आप, तो इसको टेंड्स टू ये इंफिनिटी पहुंच जाएगा, या कर दो टेंड्स टू 0, तो ये टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिएगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P बराबर Q इंटू डी, और समझना बात को, अगर D की वैल्यू 0 रख देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, 0, डाइपोल मोमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट कुछ न कुछ आए, तो जब एक क्वांटिटी बहुत कम हो गई है तो दूसरी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दो, ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन में कुछ न कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाए। देखिए होगा क्या, 0 को अगर किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो उसको भी 0 में कन्वर्ट कर देगा, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 1 लाख 0, और इंफिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो भी उसको इंफिनिटी में कन्वर्ट कर देगा। अब एक तरफ तो आ रहा है 0, एक तरफ आ रहा है इंफिनिटी, ठीक है, 0 उसको 0 करने में लगा हुआ है, इंफिनिटी उसको इंफिनिटी करने में लगा। अब जब दोनों ही आगे लड़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। मैथमेटिक्स में ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, 7 टाइप्स की ऐसी फॉर्म होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, 0 अपॉन 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी,
उस जीरो इंटू इंफिनिटी भी एक फॉर्म है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। ये कंडीशन अगर रहे तो डाइपोल वो क्या कहलाएगा, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डिफाइन कैसे करेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए, और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इंफिनिटी, ठीक है। हालांकि ये क्या कि पॉसिबल है नहीं, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है डी टेंड्स टू जीरो और क्यू मैग्नीट्यूड टेंड्स टू क्या हो जाए, इंफिनिटी। लेकिन आइडियल की बात करें तो डी इक्वल टू जीरो और क्यू मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इंफिनिटी, ठीक है। कॉपी कर लीजिए आप इसको। कि अब शुरू कर लेते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहाँ पे आपके पास, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, कुछ डिस्टेंस कम कर देते हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, चार्जेज है यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, ठीक है ना। इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ये हमारा टारगेट है, मकसद है। क्लियर यहाँ तक। डाइपोल की जब भी बात कहेंगे तो डिस्टेंस है हमेशा इसके सेंटर पॉइंट से ली जाएगी, चाहे न्यूमेरिकल्स हो चाहे डेरिवेशन हो। जैसे कह दें कि डाइपोल से 2 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो 2 मीटर कहां से हो, यहां से, ठीक है ना, ठीक है। दूसरी बात, डाइपोल के कारण 2 पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाती है, एक तो होता है उसके एक्सिस पर, एक होता है उसके इक्वेटोरियल प्लेन पर। एक्सिस क्या है, दोनों चार्जेस को, ठीक है, डाइपोल के दोनों चार्जेस की मिलाने वाली लाइन या लाइन ज्वाइनिंग टू द बोथ द चार्जेस ऑफ डाइपोल, ये लाइन ये कहलाएगी इसकी एक्सिस, ये एक्सिस कहलाएगी, ठीक है ना। ये पूरी लाइन ये डाइपोल की है एक्सिस। और एक होता है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर बहुत सारी लाइंस हो सकती है, तो एक ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और मिड पॉइंट से पास होती हो, ठीक है। ये लाइन भी हो सकती है, ये कोई एक प्लेन भी हो सकता है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पर भी कैलकुलेट की जाती है और इक्वेटोरियल प्लेन पर भी की जाती है। इसके बाद में भी और किसी भी पॉइंट पर करना है तो उसका एक अलग टेक्निक देखेंगे, ठीक है। दो ही होते हैं बोर्ड के सिलेबस में, एनसीईआरटी में भी ये दो ही केस है फिलहाल, ठीक है। अब बात को सुनो, आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक्सिस पर, तो केस 1 तो यही हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो केस 1 when point is at axis of dipole, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। मान लीजिएगा इस एक्सिस पर यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है, और डी डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, आर पॉइंट है, आर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अच्छा, ये डी डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये हो गई d/2 और ये भी कितनी होगी, d/2, ठीक है। तो अब देखिएगा ये डिस्टेंस हो गई आपके लिए d/2 और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, d/2, ठीक है। ये ओ पॉइंट नाम दे दिया इसको, ठीक है ना। अब देखिएगा तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण ए और बी पॉइंट दे देते हैं, सेम जैसे न्यूमेरिकल है उसी तरह से है ये बिल्कुल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट आर, ठीक है। मान लीजिएगा ई ए लिख दिया, ई ए इक्वल टू, अब माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो कितनी हो गई, ये आर, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, डी बाई टू। तो पॉइंट चार्ज के कारण डिस्टेंस क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस पर चार्ज के कारण माइनस हो चाहे प्लस, आंसर सेम ही आता है, बस माइनस क्यू हुआ तो पॉइंट से नेगेटिव चार्ज की तरफ, प्लस क्यू होता तो चार्ज से पॉइंट की तरफ डायरेक्शन हो जाती, ठीक है ना। तो यहां पर माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कौन सी डायरेक्शन में, एक तो इस डायरेक्शन में माइनस क्यू के कारण, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में होगा, ये लिख दिए इसको ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी होगी आर, और ये कितनी होगी डी बाई टू, आर प्लस डी बाई टू, तो वैल्यू क्या आ जाएगी के माइनस क्यू का चार्ज अपॉन आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अच्छा सिमिलरली तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसको लिख दिया, मतलब आर पॉइंट पर ई बी, ठीक है। अब इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, तो यहां पर ये डिस्टेंस कितनी है आर, ये डिस्टेंस कितनी हो गई डी बाई टू, ठीक है। तो आपको तो यहां से लेनी है ना, तो आर में से डी बाई टू को कम कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी आर माइनस डी बाई टू, तो कितना हो जाएगा ये के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनो बात को, देखो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, भाई पॉजिटिव चार्ज के कारण होगी इधर की डायरेक्शन में, ये हो गई ई बी, ई बी की डायरेक्शन हो गई इधर, ये हो गई ई ए। क्लियर यहां तक समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। अब देखो तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सिस, क्या लिखूंगा फिर अब की बार, अब बताएंगे आप, वेक्टर क्वांटिटी है तो एड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है, तो हायर माइनस लोअर, तो ज्यादा कौन सा है ई ए या ई बी, देखिए डिस्टेंस तो ये हो गई ज्यादा, ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्टेंस सॉरी इसमें ज्यादा डिस्टेंस से डिवाइड हो रहा था, ये वैल्यू क्या हो जाएगी कम, इसमें कम डिस्टेंस से डिवाइड हो रहा था, ये वैल्यू क्या होगी ज्यादा। तो आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखना है ना कि हायर माइनस लोअर, तो हायर कौन है ई बी माइनस ई ए, तो ई एक्सिस ई बी की वैल्यू रख दीजिएगा के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, केवल मैग्नीट्यूड ही रखना है, यहाँ पे माइनस मत रख देना वरना प्लस हो जाएगा कुछ, के क्यू बाहर आ गया तो क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई के क्यू, अब इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या हो गया, देखिए आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर
माइनस r माइनस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब देखो, देखिए क्या बन गया, आइडेंटिटी लगा दे। ठीक है, तो x प्लस वाई आइडेंटिटी आपके पास, अच्छा ये भी आइडेंटिटी देखो, चलिए आइडेंटिटी ये हो जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो ई एक्सिस ई एक्सिस इक्वल टू के क्यू। इसको भी मैं इस तरह से लिख दूं, देखो r माइनस d/2 और r प्लस d/2 का होल स्क्वायर हो गया ये एक साथ। ठीक है ना, ये हो गया होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया देखिएगा, तो आइडेंट लगाएं तो r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2r d/2 माइनस, इसको देखें r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 r d/2। तो देखिएगा यहां पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे भी देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो के क्यू, अब देखिएगा तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आर डी माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस आर डी, साइन चेंज हो गए अपॉन, और इसको क्या लिख दूं मैं, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखिए आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आर डी प्लस आर डी कितना हो गया, 2rd, तो के क्यू 2rd अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, ई एक्सिस। अब एक बात और सोचो, देखो देखिए Q और ये D, Q इंटू डी क्या हो गया, P, डाइपोल मोमेंट। तो इसको मैं ये भी लिख दूं ना, मतलब 2kp r, 2k ये हो गया p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब देखो एक मिनट और समझना बात को। अब देखिएगा कुछ, ये तो आ गई वैल्यू, ठीक है ना, दो चार्ज हैं जो अपोजिट पोलरिटी, दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, और r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई यहाँ पर एक्सिस पर। अब हम बात कर रहे हैं डाइपोल की, डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है, नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम डिस्टेंस है। ठीक है ना, अब एक बात और सुनो कि यदि डिस्टेंस यदि बहुत ही कम है तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब करेंगे तो और भी कम आएगा। देखो बात को समझो, जैसे सपोज 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 और भी कम हो गया, तो 0.1 तो केवल 1/10 होता, ये 1/100 हो गई। ठीक है ना, अगर क्वांटिटी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अगर 1 से ज्यादा है तो उसका स्क्वायर उससे भी ज्यादा आएगा, लेकिन क्वांटिटी यदि 1 से कम है तो उसका स्क्वायर क्यूब करेंगे तो और भी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। क्लियर यहां तक? अब बात समझो, तो डी तो क्या है, बहुत कम डिस्टेंस है, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, अब अगर डी की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है, अगर आप तो इतना ही मान लो 0.001, बहुत कम डिस्टेंस है, ये डी तो इससे भी कम होगी। ठीक है, अब अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 0.00001 इतना आएगा, और भी कम आ गई। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, आर हो गई डिस्टेंस, इतनी कम क्वांटिटी को यदि ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो बात को, 1 प्लस 0.001 कितना आएगा, 1.001, 1 माइनस 0.001 तो 0.999,
1 इंटू 0.001 और 1 अपॉन 0.001 1000। क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकता हूं क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकता हूं? क्या इनको 1 लिख सकता हूं क्या? लगभग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो 0.001 को 1 कैसे लिखेंगे? बहुत डिफरेंस हो गया। 1000 को लगभग 1 कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अब देखो ये स्मॉल क्वांटिटी को अगर ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, 1 का 1 ही आ रहा है देखो। लेकिन इसी स्मॉल क्वांटिटी से देखो अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। 1 को 0.001 में कन्वर्ट कर दिया है इसने, और यहाँ पे 1 को 1000 में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब स्मॉल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आ रही है? तो यहां पे बात करो तो अब देखो यहां पे समझो बात को। यहां पे डी तो क्या है? बहुत ही कम है। अब जब डी स्क्वायर लिखेंगे तो और भी कम हो गया। अब तो डी स्क्वायर और कम हो गया, 4 से डिवाइड कर रहे हैं और वैल्यू कम। अब इतनी कम वैल्यू को आर स्क्वायर में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई ज्यादा इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो फिर मैं ऐसा कहूं ना कि आर स्क्वायर बहुत ज्यादा हो गई डी स्क्वायर बाई 4, सो डी स्क्वायर बाई 4 कैन बी नेग्लिजिबल, ठीक है। तो फिर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 को लगभग अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर। तो ई एक्सिस अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2k पी आर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर की पावर 4। देखो इस डी को नेग्लिजिबल नहीं किया है, कुछ के डाउट है सर डी ऊपर भी तो था, उसको तो आपने नेग्लेक्ट किया नहीं, मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में तो बहुत इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी देखिएगा, एक आर से कार कैंसिल और आर की पावर 4 हो गई तो आर क्यूब हो गया, तो 2kp अपॉन आर क्यूब, यह आंसर बन गया आपके पास, ठीक है। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी में देखना, अगर वेक्टर में देखना है इन वेक्टर, ठीक है, तो ई एक्सिस वेक्टर में अगर देखना आपको, ठीक है, तो देखिएगा यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आ रही है? हायर माइनस लोअर, तो हायर कौन सा? ईबी, तो ईबी की डायरेक्शन ही आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस क्यू हो चाहे प्लस क्यू हो, ठीक है। अच्छा ये वाली डायरेक्शन है कौन सी? देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू की वाली डायरेक्शन ही तो हो गई ईबी की डायरेक्शन, मतलब डाइपोल मोमेंट वाली डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा अगर आपको लग रहा है ऐसा पॉइंट इधर ले लेते तो तब भी यही डायरेक्शन आती है, आप करके देख लो, ठीक है। इधर करते तो आपकी बार वाले में देखिएगा, अगर यहां पर अगर कर देते हैं ना पॉइंट, ठीक है, कुछ के डाउट आया सर अगर मान लीजिए वो पॉइंट इधर ले लेते तो तब भी यही डायरेक्शन। देखो अगर इससे करते हैं तो ई ए की वैल्यू इधर और ई बी की वैल्यू इधर, अब की बार ई ए ज्यादा होता क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो गई, फिर भी डायरेक्शन यही आएगी ई एक्सिस में, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये आ गया आपके लिए आंसर, ठीक है। लिख लीजिए आपको। अब सेकंड केस एक और देखेंगे, देखिए इसमें चलिए केस 2 बात करें कि ए पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, तो इक्वेटोरियल लाइन भी हो सकती है, इक्वेटोरियल प्लेन भी हो सकता है। क्या होता है देखिएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग टू द बोथ द चार्जेस, ये लाइन तो क्या कहलाएगी? एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर बहुत सारी लाइंस हो सकती है, ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से पास होती हो उस लाइन को क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। हाँ प्लेन भी हो सकता है उसके इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। इसको कई बार ट्रांसवर्सिस एक्सिस भी कहते हैं, ये तो एक तरह से लॉन्गिट्यूड एक्सिस, ये ट्रांसवर्सिस एक्सिस भी हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ट्रांसवर्सिस एक्सिस हो सकता है,
इक्वेटोरियल लाइन हो सकती है, इक्वेटोरियल प्लेन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लाइन हो गई आपके लिए इक्वेटोरियल लाइन, ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। अब यहां पे मान लीजिएगा आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस के ऊपर ये है, आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वही मान लीजिएगा ए और बी पॉइंट है जहां पे चार्ज होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, ठीक है ना। अब बताएं आप इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज, अच्छा ये डी बाई टू होगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी आपके लिए डी/2 और ये डिस्टेंस भी होगी d/2, ठीक है ना। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण, अब देखिएगा यहां पे, ठीक है, तो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां पर पॉइंट आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस क्यू के कारण इधर की तरफ होगा। अब आप ये डिस्टेंस को एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिएगा ये डिस्टेंस है एल, ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, आप देखिएगा इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ए, ठीक है। ये डिस्टेंस मैं कितने मान रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं एल, हाँ एल की वैल्यू निकल जाएगी लास्ट में d/2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट आर, ठीक है। ई ए कितना हो गया, के माइनस क्यू अपॉन, मतलब उसका मोड ही आएगा अपॉन एल स्क्वायर, मतलब के क्यू अपॉन एल स्क्वायर ही होगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, क्लियर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए। ये जान रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी है एल, मैं लिख देता हूं या तो यहां पे ये डिस्टेंस कितनी होगी एल, यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है ना, और डायरेक्शन हो गई इधर। अच्छा इधर पॉजिटिव चार्ज के कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण उधर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा अब पॉजिटिव चार्ज के कारण, यहां पे समझो देखो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, देखिएगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपके इस डायरेक्शन में, मैं इसी से बना देता हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया, ये हो गया आपके इधर की तरफ हो गया, ठीक है। इसको नाम क्या दे दिया मैंने, ई बी, ये हो गया, इसको नाम दे दिया ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर यहां तक। अच्छा ध्यान रहे ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ये तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस डाइपोल है जो कि बहुत ही कम है, डायग्राम को शो करने के लिए इतना बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ई बी की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ई बी ये भी वैल्यू कितनी होगी, देखो के क्यू अपॉन एल स्क्वायर ही हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस एल ही होगी ना, मतलब। अब देखो यहां पे ये एंगल कितना है ये पता नहीं है, तो एंगल के लिए कहीं ना कहीं आपको कोई एक एंगल मानना पड़ेगा। दूसरी बात यहां पर अगर मान लीजिएगा सपोज आपने ये एंगल एज्यूम कर लिया थीटा, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा ये एंगल भी, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक हो गई ना बिल्कुल। अब एक चीज बताओ, ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। देखिए टोटल एंगल कितना होगा, ये
फिर 2 थीटा। क्यों होगा 2 थीटा? देखिएगा, कहीं पे भी कोई ट्राइंगल है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये हो गया 110, तो टोटल 180 होना चाहिए। तो 180 में से 110 दीजिए, ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, तो साइड्स, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स के जो अंदर एंगल बन रहे हैं इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, किसी भी एक लाइन को बाहर बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, तो इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया। चाहे इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये हो गया। ठीक है, तो दो इंटी, अच्छा ये 60 है तो ये कितना हो गया 120 डिग्री, क्योंकि 180 होता है टोटल। अच्छा ये 70 है तो ये कितना हो गया, क्योंकि 180 में होना चाहिए, 180 में से 70 चला गया 110 डिग्री। यहां का देख लीजिए आप, इसको आगे बढ़ाइए, ये वाला एंगल कितना हो गया, तो 180 में से 50 130 डिग्री। अब नियम क्या है, रूल देखो, आइडेंटिटी आपने ये पढ़ी होगी, ये थ्योरम भी पढ़ी होगी लोअर क्लास में। देखिएगा कि दो इंटीरियर एंगल का सम थर्ड एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। देखो दो इंटीरियर एंगल का टोटल करो 110, थर्ड एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो गए। यहां देख लो, इन दोनों का टोटल कर लो 120, ये हो गया 120, इन दोनों का टोटल कर लो, ठीक है, इन दोनों का टोटल करेंगे ये आ ही गया। ठीक है, अच्छा इन दोनों का टोटल कर लो, ये दो तो ये थर्ड एक्सटीरियर। ठीक है, तो अब यहां पे सोचो, देखो ये बन रहा है ना ट्राइंगल, ठीक है, ये थीटा, तो ये भी इंटीरियर हुआ ना। अब इस लाइन को आगे बढ़ाने से, तो कोई एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं सही करता हूं लाइन को, ये लाइन बिल्कुल एक तरह से 180 डिग्री पे नहीं होनी चाहिए थी, ये, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बताइएगा, थीटा, ये थीटा, 2 थीटा हो गया थर्ड एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, मतलब ये टोटल एंगल कितना बन गया 2 थीटा बन गया। ठीक है ना, तो टोटल एंगल कितना बन गया ये 2 थीटा। अब इसके कंपोनेंट करो फिर, या तो ई ए ई बी दोनों के बीच में 2 थीटा एंगल है और वेक्टर क्वांटिटी है, आप फॉर्मूला लगा लो, ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कोस 2 थीटा का फिर मतलब अंडर रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कंपोनेंट कर लो। अब कंपोनेंट कैसे करें, देखो तो इसके दो कंपोनेंट किधर किधर हो जाएंगे, देखिएगा इसके दो कंपोनेंट आपके लिए हो गए, एक तो हो गया आपके, मैं देखिए डायरेक्ट बनाना चाहता हूं, देखो एक तो ये, एक ये बना ली लाइन, तो इसके दो कंपोनेंट किधर किधर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा कंपोनेंट से पहले एक मिनट एंगल देख लेते हैं। देखो देखो ये एंगल, देखो कहीं पर भी z बनता हो या n बनता हो, n बन रहा हो या z बन रहा हो, मतलब ये लाइन दोनों पैरेलल है, एक लाइन काट रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक लाइन काट रही है, तो जो ये वाले एंगल है हमेशा इक्वल है। ठीक है, ये एंगल अल्फा है तो एंगल भी अल्फा। यहां पे देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो देखो ये लाइन देखो यहां से, देखिए एक ये z बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखिएगा ये लाइन z, ये थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, तो अब 2 थीटा को देखो, मैं एक मिनट एक काम करता हूं, 2 थीटा में से ये एक एंगल तो कितना हो गया फिर थीटा। ठीक है, तो बचा हुआ कितना हो गया, फिर बचा हुआ भी थीटा ही हो गया, क्योंकि 2 थीटा होता है ना टोटल। क्लियर नहीं आता है? अब एक बात और सुनो, ठीक है, अब कंपोनेंट कैसे लेते हैं ये भी सुन लो, देखो ठीक है, हालांकि आपने पढ़ा होगा, कंपोनेंट के लिए बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना कि अगर जैसे ये पोर्शन है, जैसे ये हो गया आर, ये एंगल हो गया थीटा, तो अगर मान लीजिएगा कोई पार्टिकल सपोज इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वो इधर भी एक्स एक्स में भी बढ़ रहा है और ऊपर वाई एक्स में, देखो यहां पर आ गया तो मतलब एक्स एक्स में भी चला है और वाई एक्स में भी चला है, यहां पर आ गया पार्टिकल तो मतलब वो एक्स एक्स में भी चला होगा, वाई में भी चला होगा। ठीक है, अगर इसके मान लीजिएगा दो डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिएगा ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कोस थीटा, दूसरा हो जाएगा आर साइन थीटा। रटना मत, ध्यान ऐसे रखना कि जिसके कंपोनेंट ले रहे, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट लेने हैं,
जिधर एंगल बन रहा है वो वाला कंपोनेंट कोस का, बचा हुआ साइन का। फॉर एग्जांपल और देखो, अगर मान लीजिए ये चीज है, यहां पर कोई वैल्यू होगी, मान लीजिएगा z, इसके दो कंपोनेंट किधर किधर हो जाएंगे, एक तो ऊपर हो जाएगा, एक इधर की तरफ हो जाएगा। सपोज अगर ये वाला एंगल है एल्फा, ये एंगल है एल्फा, तो z का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, z कोस एल्फा, ये वाला z साइन एल्फा, ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर मान लीजिएगा ये वाली चीज होती इधर की तरफ, ये वाला कौन एंगल है बीटा, तो इसके दो कंपोनेंट किधर किधर हो जाते, ठीक है, जेड हो गया तो जेड साइन एल्फा, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट किधर किधर हो जाते, एक तो इधर हो जाता, एक इधर हो जाता, वापस इधर की तरफ ही। ये मान लीजिएगा ये वैल्यू है y, तो क्या हो जाता, y कोस बीटा और y साइन बीटा। क्लियर। अब इसके अगर दो कंपोनेंट लेंगे, इसके दो कंपोनेंट किधर किधर आएंगे, देखो सोचो, दो कंपोनेंट इसके कौन कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, देखिए इसके एक तो आ जाएगा इधर, एक हो जाएगा इधर, तो इसके दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट तो हो गया इधर की तरफ ई बी के, तो जिधर एंगल बना हुआ है वो कंपोनेंट कोस का, तो क्या हो जाएगा ये ई बी कोस थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट इसका क्या बनेगा, ये ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा। क्लियर यहां तक। अच्छा इसके दो कंपोनेंट किधर किधर होंगे, देखो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर और दूसरा इधर, ठीक है, तो इधर वाला कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा, इसके दो कंपोनेंट में इससे बना देता हूं ब्लैक पेन से, इसके दो कंपोनेंट ई ए के, तो इधर एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, यू क्या आ जाएगा, ई ए एंगल बना हुआ इधर थीटा कोस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये ई ए साइन थीटा। समझ में आ रही मेरी बात। अब देखो, अब इस चीज को देखो, मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम करके भी आपको बता देता हूं, इसको रब कर रहा हूं मैं भी, तो देखो इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा वीडियो को देखो जूम करके आपको बता देता हूं, ठीक है, ये वाला हो गया, तो इसके वही हो गया कि दो कंपोनेंट हो गए इसके, एक तो इस डायरेक्शन में हो गया, एक इस डायरेक्शन में हो गया, और इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ऊपर की डायरेक्शन में, एक इधर की डायरेक्शन में। क्लियर यहां तक। ठीक है, अब देखो आगे, तो अब देखिएगा इसके दो, तो देखिएगा ई ए ई बी दोनों इक्वली है ना, देखो ई ए ई बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वली है, इसका मतलब ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों इक्वल हो गए, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर साइन थीटा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर साइन थीटा, और ये दोनों कंपोनेंट देखो एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं ऐसा कहूं कि कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस cancel out to each other, cancel out to each other, ठीक है, while components, while ये हो गए कंपोनेंट्स, कौन से वाले कंपोनेंट्स पैरेलल टू एक्सिस, भाई पैरेलल टू एक्सिस के पैरेलल तो है, ठीक है ना, एक्सिस तो एक लाइन हो गई, ठीक है, डाइपोल मैं अच्छा एक लास्ट के अंदर ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मैं डाइपोल मोमेंट के पैरेलल नहीं कह रहा हूं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो इधर है, जबकि एक्सिस एक लाइन है, ये एक्सिस ही है, ठीक है, तो एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, एंड, तो वाइल कंपोनेंट पैरेलल टू एक्सिस कैन बी एडेड, सो तो इक्वेटोरियल अगर बात कहें, टीएल लिख दिया, तो क्या आ जाएगा आपकी बार, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है, दोनों की वैल्यू रख दीजिएगा, ये भी क्या हो गया देखिए, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर कोस थीटा प्लस के क्यू अपॉन एल स्क्वायर कोस थीटा, तो ये वैल्यू कितनी होगी देखिएगा, 2 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर कोस थीटा। क्लियर यहां तक, कोस थीटा की वैल्यू रख दो। अब कोस थीटा कैसे निकालेंगे, देखो
यही डायग्राम वापस, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये डिस्टेंस आपके लिए हो ही गई L, ये डिस्टेंस तो है आपके लिए L, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होगी D/2, ये एंगल हो गया थीटा, ये होगी R, ठीक है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस D/2 अपॉन L, ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं, देखिएगा, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया D/2 अपॉन L, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल 2kq अपॉन L स्क्वायर इंटू D/2L, तो मतलब D/2L हो गया ये, ठीक है। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है। अब एक बात देखो, देखिए Q इंटू डी, Q इंटू डी ये क्या बन गया, P डाइपोल मोमेंट, ये क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट बन गया। तो इक्वेटोरियल यहां से यहां पे देखिएगा, तो इक्वेटोरियल क्या बन गया, देखिएगा के पी अपॉन एल क्यूब, के पी अपॉन एल क्यूब, क्लियर यहां तक। अब इसको मिटाता हूं मैं, तब पी क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखिएगा, अब आर को आंसर तो आर के टर्म्स में निकालना, एल तो अपने एज्यूम की है, ठीक है। तो इन डायग्राम, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं, देखिए पी बराबर क्या हो गया, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी, क्लियर यहां तक। अब देखिएगा इन डायग्राम, अब देखो, देखिए D/2 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस D/2 का स्क्वायर मतलब D स्क्वायर अपॉन 4, D/2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर L स्क्वायर। अभी देखिएगा पहले वाले केस में भी ये डिस्कस किया था, D क्या है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल, D स्क्वायर और भी कम हो गया, और इतनी कम क्वांटिटी को ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना, तो एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेट हो गया आर स्क्वायर, तो एल अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ई इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी होगी, देखिएगा ये के पी अपॉन आर क्यूब, केपी अपॉन आर क्यूब हो गई। अब अगर वेक्टर फॉर्म में देखना है, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म की अगर बात कहें, तो वेक्टर फॉर्म में देखिएगा तो ये डायरेक्शन तो किसकी है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, डाइपोल मोमेंट की, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आइए। तो वेक्टर फॉर्म में अगर बात कहें, तो ई इक्वेटोरियल वेक्टर का साइन लगाते हैं, तो के माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, जबकि जब एक्सेस के ऊपर था तो प्लस का 2 के पी अपॉन आर क्यूब आया था। अब दो चीजें, अगर पॉइंट डाइपोल के कारण अगर पॉइंट एक्सेस पर हो, तो फॉर्मूले में जो मैग्नीट्यूड आया था क्या आया था, 2 kp अपॉन आर क्यूब, जबकि अगर इक्वेटोरियल प्लेन पर है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हाफ हो रही है, मतलब kp अपॉन आर क्यूब, वहां 2 kp अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल पे kp अपॉन आर क्यूब। दूसरा डिफरेंस ये हो गया, एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में थी, जबकि यहां पर इक्वेटोरियल पर डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो रही है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, क्लियर, ठीक है। थोड़ा आप इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करना, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे को बताना, वापस मैं कुछ हेल्प करूंगा आपके लिए। थैंक यू।